वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 8 नवंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के बारे में है। आप इसे शॉर्ट में SPM-RM बोल सकते हो। SPM-RM जो ऐबॉक क्लस्टर है आइजॉल डिस्ट्रिक्ट में मिजोरम के, वो भारत का पहला क्लस्टर बन गया है जिसमें SPM-RM के तहत काम कंप्लीट कर दिया गया है। अब ये SPM-RM है क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होने का मतलब ये होता है कि राज्यों को अपना हिस्सा देना पड़ता है। वो 40% हो सकता है, 10% हो सकता है। एम ये है कि हमें जो गाँव के एरियाज़ हैं जो धीमे धीमे अर्बन हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए रूर्बन कहा गया है ना, तो जो रूर्बन है वो एक्चुअली में दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज रूरल प्लस अर्बन। तो होता क्या है कि कुछ रूरल एरियाज जो हैं वो टाउन की तरह डेवलप होने लगते हैं, धीमे धीमे ऐसा लगता है कि अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ऐसा रूरल एरिया जो अर्बन एरिया में कन्वर्ट होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम उसे क्लस्टर के तौर पे इकट्ठा कर लेंगे और उसे डेवलप करेंगे। ऐसा करते वक्त एक बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो रूरल लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो वहाँ पर रिटेन रहें और अर्बन लाइफ में जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो उन रूरल एरियाज़ को दे दी जाएं। तो ऐसे एरिया को आप रूरबन कहेंगे, मतलब रूरल एरिया विद अर्बन फैसिलिटी। जैसे अच्छी सड़कें बनवा दी जा रही हैं, हर घर नल योजना है, उसके तहत जो पाइप्ड वाटर है, टैप्ड वाटर है, लोगों के घरों में, गाँवों में पहुँच जाएगा। तो ये रूरबन मिशन की ओर ही एक कदम है। ऑब्जेक्टिव ये है कि लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाएगा, बेसिक सर्विसेज को बढ़ाया जाएगा और वेल प्लान्ड रूरबन क्लस्टर्स डेवलप किए जाएंगे। पूरे देश में हमें ऐसे 300 क्लस्टर्स बनाने हैं जहां पर इकोनॉमिक, सोशल और फिजिकल इंफ्रा की फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जाएगा। जो रूरबन क्लस्टर्स हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कौन सा एरिया हमें डेवलप करना है, कौन सा नहीं करना है। इसके लिए देखिए कुछ इंडिकेशंस हमने डिसाइड किए हुए हैं। कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हों, मतलब एग्रीकल्चर ज़्यादा ना किया जाता हो बल्कि लोग अदर मीन्स से अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई हों और भी जो अदर सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वो इम्प्रूव होने लगे वैसे जैसे कि अर्बन एरियाज़ में होते हैं। तो SPM-RM में जो रूरबन एरिया हैं उनमें 15 से 20 विलेजेस को एक साथ इकट्ठा करके एक क्लस्टर बना लिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस एरिया में 30 से 40 लाख की पॉपुलेशन हो जाए। हालांकि 15 से 20 गांवों में हो सकता है इतनी पॉपुलेशन ना हो सके, तो और बड़ा एरिया कवर किया जा सकता है। जो क्लस्टर होगा वो ऐसा भी हो सकता है कि जो ज्योग्राफिकली कनेक्टेड ग्राम पंचायतें हैं जहां की पॉपुलेशन 25,000 से 50,000 के बीच में प्लेन एरिया में हो सकती है और कोस्टल एरियाज़ में ये पॉपुलेशन 5,000 से 15,000 के बीच में हो सकती है। या यहाँ पर देखिए कोस्टल एरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, डिजर्ट, हिली या ट्राइबल एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये तो देखिए प्लेन और कोस्टल एरियाज़ में 25,000 से 50,000 का है, 5,000 से 15,000 का पैरामीटर कहाँ है, डेजर्ट, हिली और ट्राइबल एरियाज में। ठीक है, स्टेट का क्या काम होगा? स्टेट गवर्नमेंट इन क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करेगी, जो भी फ्रेमवर्क डिसाइड किया गया है उसके बेसिस पे, और इम्प्लीमेंटेशन करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का होगा। फंडिंग कैसे मिलेगी, मतलब पैसा हम कैसे लगाएंगे इन क्लस्टर्स को डेवलप करने के लिए? दो तरीके से फंड्स खर्च करने का मैकेनिज्म है। एक तो जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं हम उनके ज़रिए वहाँ पर पैसे लगाएंगे। कोई भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो सकती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो सकती है, स्टेट की सेक्टर या स्पॉन्सर्ड स्कीम हो सकती है। फर्दर जो कंपनीज पैसा देती हैं, CSR फंड जो होता है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें जो पैसा आएगा वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर आता है वो, जैसे मान लीजिए आप किसी एरिया को स्पेसिफिकली डेवलप कर रहे हो, ठीक है, अब वहाँ पर जो स्कीम्स के तहत पैसा आता है वो कम पड़ जाता है, तो एक गैप क्रिएट हो जाता है, यानी कि इनकम में और एक्सपेंडिचर में, तो आप उसे क्रिटिकल गैप कह सकते हो। तो सरकार इस गैप को फुलफिल करने के लिए फंड दे देगी, उसे क्रिटिकल गैप फंड कहा जाएगा। मतलब जो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का गैप होगा उसे ही फिलफिल करने के लिए जो पैसा दिया जाएगा, दैट विल बी क्रिटिकल गैप फंड। तो 30 करोड़ रुपए एक क्लस्टर के लिए, यहाँ पे 30 करोड़ रुपए जो दिया जाएगा वो नॉन ट्राइबल क्लस्टर्स को दिया जाएगा गैप फुलफिल करने के लिए, और 15 करोड़ रुपए तक खर्च किए जा सकते हैं ट्राइबल और हिली स्टेट में जो क्लस्टर्स हैं उनके लिए। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो गैया BH1 के बारे में है। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने हाल फिलहाल में, आप इसे GAIA बोल सकते हो, हमारी अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट ब्लैक होल को खोज लिया है। इसे
GAIA स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा है। जो ब्लैक होल है इसे चूंकि इस टेलीस्कोप ने खोजा है तो इसे गैया BH1 नाम भी दे दिया गया है। ये अर्थ के सबसे नज़दीक लोकेटेड ब्लैक होल है। ये जो ब्लैक होल है ये कॉन्स्टलेशन ऑफिकस में लोकेटेड है, जिसे मतलब सर्पेंट बेरर भी कहा जाता है। देखिए कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, स्टार्स का ग्रुप होते हैं। जो स्टार्स होते हैं वो कई बार एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस ग्रुपिंग के जरिए, तो उनको उसी बेसिस पे कोई नाम एलोकेट कर दिया जाता है। ये जो ब्लैक होल है ये हमारे सन के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है और डॉर्मेंट कंडीशन में है, मतलब अब इसके पास एनर्जी नहीं बची है। जब कोई सन कोलैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है कोई स्टार, तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, ये महज 1600 लाइट ईयर्स की दूरी पर लोकेटेड है। मतलब अगर आप लाइट की स्पीड से इस ब्लैक होल के पास जाना चाहते हैं तो केवल 1600 सालों में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अपना बोरिया बिस्तर पैक करिए और निकल लीजिए इस ब्लैक होल के लिए, जल्दी ही पहुँच जाएंगे 1600 लाइट ईयर्स में। जो इसके पहले हमें ऐसा लगता था कि ब्लैक होल हमसे सबसे नज़दीक है, ये उसकी तुलना में 3 गुना कम दूरी पर लोकेटेड है। मैं आपको बता दूं कि गैया BH1 एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है, मतलब इसमें 2 स्टार्स हुआ करते रहे होंगे, जिसमें से एक तो ब्लैक होल बन गया है, लेकिन जो दूसरा स्टार है वो अभी हमारे सन की तरह चमक रहा है। जो गैया स्पेस टेलीस्कोप है इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किया था। ये बिल्कुल प्रिसिशन के साथ जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनकी स्पीड ट्रेजेक्ट्री को मेज़र कर सकता है। और इसका जो एरिया है वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 2 बिलियन स्टार्स तक का एरिया ये कवर करता है। 2025 तक प्रोजेक्टेड है कि ये काम करेगा, हो सकता है कि उसके आगे भी काम करता रहे। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो जानकी अम्मल के बारे में है। हाल फिलहाल में इनकी 120th बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया। जानकी अम्मल, इनका जन्म 1897 में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉटनिस्ट रही हैं। इनफैक्ट ये इंडिया की पहली ऐसी वुमेन थी जिनको बोटेनिकल साइंसेस में PhD की डिग्री दी गई। इन्हें वाइडली इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, इवोल्यूशन, इसके लिए एक्नॉलेज किया जाता है। साइटोलॉजी सेल्स की स्टडी को कहा जाता है। उन्होंने कई सारे इंटरजेनरिक और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड सुगर केन वैरायटीज़ को भी डेवलप किया। ये जो वैरायटीज़ डेवलप हुई, एक तो इनकी यील्ड ज़्यादा रही और दूसरा ये ज़्यादा स्वीटर रहे, मतलब इनसे ज़्यादा शक्कर निकलने लगा। इन्हें प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने इनवाइट किया था बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रीऑर्गेनाइज करने के लिए 1951 में। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया। जैसे बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो ऐसे प्लांट्स को आइडेंटिफाई करता है, एक्सप्लोर करता है जिनकी इकोनॉमिक वर्च्यू हो। इन्होंने सेंट्रल बोटेनिकल लेबोरेटरी के हेड के तौर पे इलाहाबाद में भी काम किया और ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी रही रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी में जम्मू एंड कश्मीर में। ये सेव द साइलेंट वैली मूवमेंट का भी हिस्सा रही। तो ये तो कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे, जहाँ पर एक कैंपेन चल रहा था एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को रोकने के लिए साइलेंट वैली फॉरेस्ट के एरिया में केरला में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा वो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इसरो के रीसैट-2 सैटेलाइट के बारे में है। इसरो का जो रीसैट-2 सैटेलाइट था ये अनकंट्रोल्ड मैनर में हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया, जहाँ पर ये इंडियन ओशन के नज़दीक में जकार्ता के पास में आया। हालांकि इसमें कोई एक्सप्लोजिव नहीं था, तो इसके गिरने के बाद कोई खतरा नहीं था और इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो तो एटमॉस्फेयर में ही डिस्ट्रॉय हो गया। खैर, रीसैट इसी रेफरेंस में न्यूज़ में आया। ये लगभग 300 kg का था। 20 अप्रैल 2009 में हमने इसको भेजा था PSLV C12 से। रीसैट-2 एक स्पाई सैटेलाइट के तौर पर भी काम कर रहा था, जिसके पास एक्स बैंड सार था, यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार। एक प्रकार का रडार है जो लोकेशंस को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करता रहता है। और ये जो सार था यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार एक्स बैंड का, इसे हमने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से खरीदा था। ये जो सैटेलाइट था इसे बहुत हमने आनन फानन में जल्दी में लॉन्च किया था, क्योंकि 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ। मतलब सस्पिशियस बोट्स इंडिया के कोस्ट पर आकर उतर गई और हमें पता नहीं चला। ऐसी सिचुएशन दोबारा क्रिएट ना हो, इसीलिए हमने रीसैट-2 सैटेलाइट को आनन फानन में लॉन्च कर दिया। इसका बेसिक ये था कि स्पाई की तरह डे एंड नाइट में काम करता रहेगा सभी वेदर्स में। अगर कोई इस प्रकार का नाव या बोट वापस से हमारे कोस्ट की तरफ आने लगेगा, सस्पेशन रहेगा, तो हमें पता चल जाएगा, ताकि हम हॉस्टाइल शिप्स को ट्रैक कर सकें। रीसैट-2 ने 13 सालों तक हमें डेटा कन्वे किया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो सैटेलाइट हमने भेजा था ये केवल 4 सालों के लिए था। मतलब इसकी जो ऑपरेशनल टाइम ड्यूरेशन था वो केवल 4 साल का था। ये तो भाई इसकी भलमनसाहत थी, इसकी दुआ थी कि इसने 13 सालों तक काम किया। रीसैट-2 में रडार जो पेलोड सर्विसेज थी वो अलग अलग स्पेस एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल की गई और रीसैट-2 ने
इसरो की कैपेबिलिटी को भी पोर्ट्रे किया कि हम कितने ऑप्टिमल तरीके से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसरो के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो गगनयान इंडिया का एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है जिसके जरिए हम इंसानों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आदित्य L1 हमारा प्रोग्राम है जिसके तहत हम सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे। नासा इसरो सार मिशन यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन, ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज में जो भी सिचुएशंस बन रही हैं उन और हजार जो क्रिएट हो रहे हैं उनको स्टडी करेगा। और शुक्रयान 1 जो है ये वीनस के लिए एक ऑर्बिटर है जो उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करके हमें जानकारियां देगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रेनबो के बारे में है। रेनबो को देखकर आपके मन में बड़ी खुशी हो जाती है क्योंकि बचपन से ही आप रेनबो को देखकर एक्साइटेड रहे हैं। हाल की स्टडी में ये पाया गया है कि जो क्लाउड कवर में और लिक्विड प्रेसिपिटेशन में चेंजेस आ रहे हैं, इसकी वजह से ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये ग्रीन हाउस गैस के एक्सेसिव या इंक्रीज्ड एमिशन की वजह से हो रहे हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि जो मीन ग्लोबल एनुअल रेनबो डेज होंगे वो बढ़ जाएंगे, मतलब आपको ज़्यादा रेनबो देखने को मिल सकता है। तो क्या ये अच्छी बात है? अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक अनइवन सिचुएशन बनेगी जो नेचुरल नहीं होगी। ये ग्रीन हाउस गैस के ज़्यादा एमिशन की वजह से होगी। एक अनइवननेस इस लिहाज से भी होगी कि दुनिया के कुछ एरियाज़ जहाँ पर रेनबोज दिखते थे अब वहाँ पर रेनबो कम दिखेंगे और कुछ एरियाज़ में रेनबो ज़्यादा दिखने लग जाएंगे। रेनबो एक बहुत ही कॉमन एटमॉस्फेरिक ऑप्टिकल फिनोमेना है। ये मल्टी कलर्ड विजुअल होता है जो वाटर ड्रॉपलेट्स के लाइट के या सनलाइट के रिफ्रैक्ट करने की वजह से बन जाता है। सनलाइट्स और रेनफॉल के बाद एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब उनसे सनलाइट गुजरती है तो वो 7 कलर्स में फ्रेगमेंट हो जाती है, बट जाती है, और उससे आपको एक विजुअल दिखता है जिसे आप रेनबो कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। रेनबो को आप फॉग, सी स्प्रे या वाटरफॉल्स में भी देख सकते हो। आप वाटरफॉल वगैरह में जाओ जहाँ पे खूब सारे वाटर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में बिखर जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको रेनबो देखने को मिल जाएगा। रेनबो वही लाइट के रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का रिजल्ट होता है। जो रेनबो है वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। एक्चुअली में ऐसी कोई लाइट जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ऐसा रेनबो जैसा कुछ बनता नहीं है। ये तो बस वही सनलाइट है जो रिफ्लेक्शन के फॉर्म में आपको स्काई में दिखने लग जाती हैं। जो कलर्स आपको मिलते हैं वो एक्चुअली में वेवलेंथ के लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट के सीक्वेंस में दिखते हैं। जो विबग्योर आप पढ़ते हो ना, उसको आप ऑपोजिट कर दो तो विबग्योर में आपको क्या मिलता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये ऑपोजिट फॉर्म में कलर्स का सीक्वेंस आपको मिलेगा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। तो रेनबो और क्लाइमेट चेंज के बीच में क्या लिंक है? ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा जलाना एटमॉस्फेयर को वार्म कर रहा है, जिसकी वजह से रेनफॉल और क्लाउड कवर के पैटर्न में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज रेनबो के अकरेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे भी अल्टर कर रहा है, क्योंकि ये मॉइस्चर के इवेपोरेशन और कन्वर्जेंस को प्रभावित कर रहा है। इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि दुनिया के कुछ हिस्सों में ज़्यादा रेनबोज दिखेंगे जबकि कुछ हिस्सों में रेनबोज दिखने कम हो जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 के बारे में है। अब एडाप्टेशन का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सिचुएशंस में बदलाव आ रहा है, उन बदलावों के हिसाब से हमें खुद में बदलाव करना होगा, अपने रहने के तरीके में, अपने क्रॉप्स उगाने के तरीके में और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर हम ऐसा कर ले जाते हैं तो हम इसे कहते हैं एडाप्टेशन। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमें ये बदलाव करना है लेकिन हमने ये बदलाव किया, तो इसके अलावा ये जो हिस्सा रह गया ये एक्चुअली में गैप है। मतलब जो चेंज, जो एडाप्टेशन हमें कर लेना चाहिए और जो एडाप्टेशन हमने किया उसके बीच को ही एडाप्टेशन गैप कहते हैं। ये इस रिपोर्ट में इवैल्यूएट किया जाता है। तो जो एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट होती है ये एक एनुअल साइंस बेस्ड असेसमेंट है जो ग्लोबल लेवल पे एडाप्टेशन प्लानिंग, फाइनेंसिंग और इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रोग्रेस हुई है उसे इवैल्यूएट करता है। ये भी एक्सप्लोर करता है कि किस प्रकार से नेशनल और ग्लोबल लेवल पे एडाप्टेशन के एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इन डेप्थ एनालिसिस करता है कि ऐसे कौन से इश्यूज एंड इंटरेस्ट हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यूएनईपी इस एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट को 2014 से ही पब्लिश करता रहा है। एम ये है कि हम यूएन मेंबर स्टेट्स को ये जानकारी दे सकें कि आपको जो बदलाव करने चाहिए वो आप अभी तक नहीं कर पा रहे हैं और इस मुद्दे पर निगोशिएशंस किए जा सकें। रिपोर्ट्स में क्या जानने को मिला? ये जानने को मिला कि जो एडाप्टेशन फाइनेंस फ्लो है वो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 5 से 10 गुना कम है। ऐसा माना जाता है कि जो क्लाइमेट चेंज है इसके पीछे डेवलप्ड कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उन्होंने हिस्टोरिकली एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया और एक्सप्लॉइट किया। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एडाप्टेशन के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस देंगे
और जो फाइनेंसेस कमिट किए जाते हैं वो अक्सर डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज़ को नहीं दिए जाते। डेवलपिंग कंट्रीज़ को एडाप्टेशन के पर्पज़ से जितने फाइनेंस की ज़रूरत है उन्हें 5 से 10 गुना कम फाइनेंस अवेलेबल होता है। जो एडाप्टेशन नीड है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि 2030 तक एक साल में लगभग 340 बिलियन डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी हमें अपने रहन सहन और क्रॉपिंग पैटर्न्स में बदलाव करने के लिए। एडाप्टेशन में हमें अलग अलग सेक्शंस में चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे हमें अलग तरीके की फसलों को उगाना होगा जो क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें। पानी की कमी होगी तो हम वाटर नीड्स को कैसे पूरा करेंगे, क्या हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो समंदर का पानी है उसे डिसैलिनाइज करने वाले हैं, इकोसिस्टम को कैसे रिस्टोर किया जाएगा, और अलग अलग सेक्टर्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें हम कैसे एड्रेस करेंगे। ये सभी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब हम बात करते हैं एडाप्टेशन की। बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में। जो यूएनईपी है वो एक बहुत ही लीडिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है। ये कीनिया के नैरोबी में हेडक्वार्टर्ड है। ये 7 ब्रॉड थीमेटिक एरियाज में काम करते हैं जो कि हैं क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, इकोसिस्टम मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, केमिकल्स एंड वेस्ट, रिसोर्स इफिशियंसी और एनवायरमेंट। यूएनईपी को जो भी पैसे मिलते हैं वो एक्चुअली में इनके मेंबर स्टेट्स के द्वारा वॉलंटरली इनको कंट्रीब्यूट किए जाते हैं, और जो पैसा इनके पास होता है वो 95% कंट्रीब्यूशन से ही आता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 5 मेक 2 प्रोजेक्ट के बारे में है। इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन कर दिया है और ऑर्डर दे दिया है 5 मेक 2 प्रोजेक्ट के लिए, जिससे हमारा आत्मनिर्भरता का जो सपना है हम उसकी ओर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इसमें है क्या, ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसके तहत हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट को इंडिया में ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा करते वक्त हमने 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन कर दिया है। मतलब 5 प्रकार के जो इक्विपमेंट हैं वो अब इंडिया में बनाए जाएंगे इंडिया के डिफेंस के पर्पज से। तो मेक 2 प्रोजेक्ट इसेंशियली एक इंडस्ट्री फंडेड प्रोजेक्ट है जिसमें डिजाइन, डेवलपमेंट और इनोवेटिव सॉल्यूशंस ऑप्ट किए जाएंगे इंडियन वेंडर्स के द्वारा, और वो प्रोटोटाइप डेवलप करके जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को। बदले में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस उनको कॉन्ट्रैक्ट देंगे और उनसे इन सभी चीज़ों को परचेज कर लेंगे। नाउ क्या है वो 5 चीज़ें जो इस 5 मेक 2 प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं या मेक 2 प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं? वो 5 चीज़ें, इनमें पहला है हाई फ्रिक्वेंसी मैन पैक्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। ये एक एडवांस रेडियो सिस्टम है जिसका इस्तेमाल हम मैप बेस्ड नेविगेशन में कर पाएंगे। इसमें हम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि जीआईएस का इस्तेमाल करेंगे और इसकी मदद से हमें लोकेशंस के बारे में रियल टाइम सिचुएशन की जानकारी मिल पाएगी। ये इसके पहले यूज़ हो रहे एचएफ रेडियो सेट्स को एग्जिस्ट जो अभी कर रहे हैं उनको रिप्लेस कर देगा और हमारे पास ज़्यादा एडवांस रेडियो सिस्टम होगा। पहले का जो रेडियो सिस्टम है उसके पास डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और उनकी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। दूसरा, हमारे पास होगा ड्रोन किल सिस्टम। कई बार ड्रोन्स हमारे जो एयर एरियाज हैं उसमें घुस आते हैं। पाकिस्तान अक्सर ऐसे ड्रोन्स भेजता रहता है इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट में डालने के लिए। हमें चाहिए एंटी ड्रोन सिस्टम जो इन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सके, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके सभी प्रकार के टेरेन में, डे और नाइट में। तो इस प्रोजेक्ट के तहत जो एमएसएमईज या स्टार्टअप्स हैं उनको ये कहा जाएगा कि वो इस प्रकार के ड्रोन किल सिस्टम्स को डेवलप करें। इन्फेंट्री ट्रेनिंग वेपन सिमुलेटर। अगर सोल्जर्स को ट्रेनिंग देनी है तो एक कन्वेंशनल तरीका क्या है, ऐसे कार्डबोर्ड लगा देते हैं और उसमें ऐसे ऐसे गोले बना देंगे ना, आपने मूवीज़ में देखा होगा, और गन दे देंगे, बोलेंगे शूट करो। अब देखिए इसमें दिक्कत है क्योंकि आप बहुत सारी बुलेट्स बर्बाद कर देते हो। दूसरा, ट्रेनिंग बहुत लिमिटेड एरिया में हो पाती है, खर्चीला होता है, टाइम टेकन होता है। यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन होता है कि हम सिमुलेशन का इस्तेमाल कर लें। सिमुलेशन में क्या होगा कि हमने सामने एक डिजिटल स्क्रीन लगा दी, ठीक है। अब उस डिजिटल स्क्रीन पर ऐसे टारगेट्स दिखा दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे टारगेट्स दिखाए जा सकते हैं। आपको एक गन दे दी गई है, गन देने के बाद वहाँ पे सिस्टम डेवलप कर दिया जाएगा। जैसे जब आप रियल एटमॉस्फेयर में होते हो तो विंड स्पीड होती है, थोड़ा मतलब लाइट होगी, विंड होगा, आप लाइट से प्रभावित हो सकते हो टारगेट देखने में। हवा जो है वो आपके मूवमेंट को प्रभावित कर सकती है। तो इस सिमुलेशन में उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। आपको जो गन मिलेगी वो एक्चुअली में रियल बुलेट शूट नहीं करेगी, बल्कि टारगेट्स की डिस्टेंस को आप इसी स्क्रीन में डिसाइड कर सकते हो। विंड और लाइट का क्या प्रभाव होगा उसे भी आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। और यहाँ पर जो सोल्जर होगा जब वो एक जो भी ट्रिगर है उसे पुश करेगा तो बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगा जैसे रियल ट्रिगर को पुश करने पर बुलेट्स के फायर होने पर होता है, और ये पता चल जाएगा कि आप टारगेट को सही तरीके से हिट कर रहे हो या मिस कर रहे हो। मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि कैसे वेपन्स की ट्रेनिंग में सिमुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे होता क्या है कि हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा बच जाता है और इसमें हम कोई भी फायरिंग रेंज ले सकते हैं। आप 10 किलोमीटर की फायरिंग रेंज ले लो, 2 किलोमीटर की फायरिंग रेंज ले लो, जो मर्जी ले लो,
क्योंकि ये तो सिमुलेशन है। इसमें आप एक बार में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 10 पर्सनल को ट्रेन कर सकते हो। ऐसे एक स्क्रीन लगा दो या कोई भी और मैकेनिज्म ऑप्ट कर लो। तो इस प्रकार के सिमुलेटर्स को भी हमें डेवलप करना होगा ताकि हम अपने पर्सनल को ट्रेन कर सकें। 155 मिलीमीटर टर्मिनली गाइडेड म्यूनिशंस को भी डेवलप किया गया है, जिसमें 2000 राउंड्स बनाकर खरीदे जाने की बात की जा रही है। ये टारगेट्स को बहुत ही प्रिसिशन के साथ हिट कर पाएगा। मीडियम रेंज प्रिसिशन किल सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है, जो एटमॉस्फेयर में या फिर मतलब हवा में काफ़ी लंबे समय तक घूमता रहेगा, टहलता रहेगा। 2 घंटे तक की इसकी कैपेसिटी होगी और 40 किलोमीटर के एरिया में अपने टारगेट को एक्सप्लोर कर सकता है, और जब इसे मौका मिलेगा तो टारगेट को हिट कर देगा। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी हाल फिलहाल में मेक 2 प्रोजेक्ट के तहत अप्रूव कर दिए गए हैं। तो आइए रिवीजन करते हैं। गैया स्पेस टेलीस्कोप 2013 में नासा ने लॉन्च किया, शुद्ध रूप से गलत है। ये तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इनिशिएटिव है। जानकी अम्मल ये पहली इंडियन विमेन थी जिनको PhD ग्रांट की गई बोटैनिकल साइंसेस में, ये सही है। आदित्य L1 ये वीनस को स्टडी करेगा, शुद्ध रूप से गलत है। ये तो सन को स्टडी करेगा ना। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क सिटी में हेडक्वार्टर्ड है, एकदम साफ साफ गलत है, सफेद गलत है ये, क्योंकि ये कीनिया के नैरोबी में है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। PDF आपको मिल जाएगी ओनली IS के टेलीग्राम चैनल पे। ये QR कोड स्कैन करके भी आप वहाँ पे जा सकते हो। जाइए PDF को डाउनलोड करिए और रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।